यूपी के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने नए साल पर सभी को बधाई दी है। बीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने दावा किया कि ओबीसी आरक्षण के तहत ही निकाय चुनाव होंगे। निकाय चुनाव को लेकर यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होगा और ये बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती आ रही है। भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभ। आपके माध्यम से भी एबीपी गंगा के सभी दर्शकों को, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये स्थानीय निकाय के चुनाव जो देर से होंगे उसको लेकर समाजवादी पार्टी और सभी दल कहीं ना कहीं बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं पिछड़ा विरोधी होने का। चुनाव समय से हो इसका संकल्प हमारा सरकार का, सब लोगों का। हमने उसके लिए प्रयास भी किया, अधिसूचना भी जारी की, आरक्षण की अवधारणा भी प्रकाशित की, लेकिन एक विषय को लेकर माननीय न्यायालय के आदेश को लेकर लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट में जो भी कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार हम लोगों ने एक आयोग का गठन कर दिया है और वो ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आबादी का आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। समय सीमा के अंतर्गत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। समय के लिए माननीय उच्च न्यायालय पार्टी गई है, सरकार गई है, तो मुझे विश्वास है कि जो भी समय सीमा माननीय न्यायालय तय करेगा उस न्यायालय के समय सीमा के आधार पर हम लोग चुनाव की पूरी हम लोग तैयारी करेंगे। तो किसी को भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का, यही लोग कोर्ट गए। आप अगर पूरा उन वकीलों का डाटा निकलवाओगे, उनका सबका सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं, याचिकाकर्ता समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ये चुनाव फेस ही नहीं करना चाहते, ये केवल नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। और जहाँ तक आरक्षण का विषय, समाजवादी पार्टी का आरक्षण का जो पक्ष है वो उनकी बिरादरी और उनका परिवार है, इससे ज़्यादा वो नहीं निकल पाए। उन्होंने सामाजिक न्याय समिति का भी विरोध किया है, रिपोर्ट लागू नहीं होने दी, उसके भी विरोधी रहे हैं वो। लेकिन वो एक नैरेटिव सेट करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जनता सब जानती है। हरिओम के साथ एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने प्रदेश सरकार पर ओबीसी आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया है। तो सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। पूरी तरह से स्थानीय निकायों का चुनाव लड़ेगी और भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज है कि कैसी तैयारी रखें, कि कार्यकर्ता बहुत चिंतित है? पूरी तैयारी करेंगे, कार्यकर्ता पूरी तैयारी करेंगे। चुनाव तो हो जल्दी, हम चाहते हैं कि चुनाव आरक्षण लागू हो तुरंत, और तुरंत लागू होकर के चुनाव हो और सरकार को कराना चाहिए जल्दी। देखिए, पहले तो देखिए हम लोग सब लोग जितने भी समाजवादी थे आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ने पड़ी थी, और अब बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए हम सभी समाजवादियों को लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और फिर संघर्ष है, अब संघर्ष करना होगा, सड़कों पर संघर्ष चलेगा। वहीं यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शिवपाल यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी खुद आरक्षण विरोधी है। उन्होंने कहा कि सपा सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। तो भूपेंद्र चौधरी का शिवपाल यादव पर पलटवार, समाजवादी पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। शिवपाल यादव ने नए साल के पहले दिन ही सरकार पर निशाना साधा, कहा बहुत करप्शन है। ये तो 2012 से 2017 तक और समाजवादी पार्टी की सरकारों में जिस प्रकार के परिस्थिति रही है, उनके अनुभव के आधार पर वो अपनी अनुभव बोल रहे हैं। सरकार संकल्पित है, हमारी सरकार इन सब विषयों पर प्रभावी कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार आज न्यूनतम स्तर पर है, अपराध न्यूनतम स्तर पर है, और इनके पास केवल एक नैरेटिव सेट करने के अलावा कोई विषय बचा नहीं। हरिओम के साथ एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं शिवपाल यादव ने बसपा अध्यक्ष मायावती पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मायावती किससे मिली हुई है ये सभी जानते हैं। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश जानता है, उनके बारे में पूरा प्रदेश जानता है वो किससे मिली हैं, किसके लिए काम कर रही हैं,
और सब लोग पूरे लोग समझ चुके हैं, अब उनकी बातों में कोई आने वाला नहीं। जो उन्होंने भारत जोड़ो तो ये अच्छा काम किया है, और आगे देखिए हमारे पार्टी का जो भी आदेश होंगे तो उस पर हम लोग चलेंगे। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि विपक्ष के प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे राहुल गांधी 2024 और किसी दल का नहीं हो सकता। चलिए इस पर हम क्या बता सकते हैं, ये तो जब सब लोग बैठेंगे, सभी लोग बैठेंगे तब इस पर निर्णय दिया जाएगा। वहीं सुल्तानपुर जेल में कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, हत्या के मामले में जेल में बंद कैदी की मौत से हड़कंप मच गया। वहीं कैदी सुफियान की मौत के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप है। 8 महीने से जेल में बंद है कैदी सुफियान। बड़ी खबर आपको बता दें, अस्पताल पहुंचने से पहले ही कैदी सुफियान की जान गई। सुल्तानपुर जेल में कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आ रही है, जहां हत्या के मामले में जेल में बंद कैदी की मौत से हड़कंप मच गया। कैदी सुफियान की मौत के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप है। 8 महीने से कैदी सुफियान जेल में बंद था, कैसे उसकी मौत हुई ये सवाल है। अस्पताल पहुंचने से पहले ही कैदी सुफियान की जान चली गई। आज 1:10 पे जिला अस्पताल सुल्तानपुर के इमरजेंसी में जिला कारागार सुल्तानपुर से एक पेशेंट आया जो कि मृत अवस्था में आया था। मृत अवस्था में यहाँ पे पहुँचा था। वहीं लखनऊ में बदमाशों की पुलिस को खुली चुनौती, जहां बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की हत्या कर दी है। लूट के बाद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। 13 लाख की चांदी और 80,000 रुपए बदमाश उड़ा ले गए। थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर व्यापारी का शव मिला है। दुबग्गा थाना क्षेत्र के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी की हत्या की है। और हैरानी की बात तो ये है कि बदमाशों की ओर से खुली चुनौती दी गई है। 13 लाख की चांदी, 80,000 कैश बदमाश उड़ा ले गए हैं। और ये पूरी घटना थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई है। व्यापारी का शव 50 मीटर की दूरी पर मिला है। दुबग्गा थाना क्षेत्र के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं औरैया में 3 दोस्तों ने अपने ही दोस्त के साथ खौफनाक साजिश रच डाली। पीड़ित उपेंद्र अब अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। पीड़ित ने बताया कि उसके दोस्त उसे सुनसान इलाके में लेकर गए, फिर मारपीट कर उसे अधमरा कर दिया और घर के बाहर फेंककर फरार हुए। फिलहाल परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित के दोस्त उसे अपने साथ पार्टी के नाम पर ले गए थे, जहां सभी ने शराब पी, लेकिन किसी बात को लेकर 3 दोस्तों ने उपेंद्र के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। इस घटना का इनके पिता जो उपेंद्र सन ऑफ अरविंद है, अरविंद के द्वारा सूचना थाने पे दी गई। तत्काल रात में 1 बजे के करीब ही पुलिस 1 बजे के बाद जब घटना हो गई थी, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इनको तत्काल मेडिकल के लिए भेजा गया, मेडिकल कराया गया है, लोग पंजीकृत कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं कौशाम्बी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक तांत्रिक पर नाबालिग से रेप का आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि भूत प्रेत का साया दूर करने के नाम पर तांत्रिक ने नाबालिग के साथ रेप किया। नाबालिग मासूम कई सालों से बीमार थी और इसी का फायदा उठाकर किशोरी को ले जाकर तांत्रिक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही आरोपी ने मासूम को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला कौशाम्बी के पिपरी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस की माने तो आरोपी तांत्रिक पीड़िता के दूर का रिश्तेदार भी लगता है। इसमें जो आरोपी है वो पीड़िता का दूर का रिश्तेदार भी है। इसमें आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है उसकी जा रही है। वहीं अगली खबर वाराणसी से, जहां बाइक सवार दबंगों का तांडव सामने आया। बुजुर्ग महिला के घर में दबंगों ने तोड़फोड़ की। लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने तोड़फोड़ की है और जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है। वारदात के वक्त घर में महिला अकेली थी। सारनाथ के परशुरामपुर इलाके की यह घटना बताई जा रही है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बुजुर्ग महिला के घर में दबंगों ने किस तरीके से तोड़फोड़ की है। लाठी डंडे से लैस ये बदमाश जो कि वहां पहुंचते हैं, तोड़फोड़ करनी शुरू कर देते हैं। संख्या में करीब 3 से 4 ये नजर आ रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है जो आप इस वक्त देख रहे हैं और ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
अगली खबर बस्ती से, जहां पुलिस चौकी के पास दो गुटों में मारपीट हो गई। एक युवक को दो युवकों ने जमकर पीट दिया। बीच बचाव कर लोगों ने युवक की जान बचाई। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के दक्षिण दरवाजा का मामला बताया जा रहा है। तो बस्ती से खबर आपको बता दें, जहां पुलिस चौकी के पास दो गुटों में मारपीट हुई। एक युवक को दो युवकों ने जमकर पीटा है। बीच बचाव कर लोगों ने उस युवक की जान बचाई। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के दक्षिण दरवाजा का ये पूरा मामला है। वहीं अगली खबर औरैया से, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर में बैठी सवारियों में करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दरअसल सभी लोग उमरेन मेला देखकर वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। मामले में बिधूना डिप्टी एसपी महेंद्रपाल ने बताया कि सभी की हालत अब फिलहाल ठीक है। मेला देखने के बाद सौरिक की ओर ये तमाम लोग जा रहे थे। अंबेडकर नगर में वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ है, जहां 3 वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के पास से चोरी के 3 बोलेरो को बरामद किया गया है। अलग अलग जिलों से चोरी की गई थी ये बोलेरो। ये जानकारी सामने आई है। अलीगंज थाना क्षेत्र के सुलेमपुर बाग से गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अंबेडकर नगर में वाहन चोर गिरोह का खुलासा, 3 वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ चोरी के 3 बोलेरो भी बरामद की गई है। अलग अलग जिलों से बोलेरो को चोरी किया गया था, ये जानकारी सामने आई है। अलीगंज थाना क्षेत्र के सुलेमपुर बाग से गिरफ्तारी भी हुई है। तो एक बड़े वाहन चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है, जहां 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ कई वाहनों को भी बरामद किया है। 3 बोलेरो बताई जा रही हैं जो कि चोरी की हुई थी और उन्हें बरामद किया गया है। अलग अलग जिलों से इन बोलेरो को चोरी किया गया था। और अगली खबर मथुरा से, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद मामला, जिसमें सर्वे को लेकर शाही ईदगाह पक्ष कल कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के सर्वे को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े अन्य केसों के पक्षकार भी अपना प्रार्थना पत्र देंगे। सर्वे में शामिल होने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। कोर्ट अमीन को 20 जनवरी तक विवादित स्थल के सर्वे का आदेश दिया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन 3 की अदालत ने यह आदेश दिया है। कल कोर्ट अमीनवादी प्रतिवादी को निरीक्षण का समय भी तय कर सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सर्वे को लेकर शाही ईदगाह पक्ष कल कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा। और अमीन महोदय हमको वादी पक्ष को स्वयं सूचना देंगे कि वो किस दिन निश्चित करके हमें अपनी आख्या अमीन महोदय निरीक्षण के लिए जाएंगे। देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में दोनों ही पक्षों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कि अपने भी किसी भी खिलाफ, किसी भी आदेश के खिलाफ जा सकती हैं। कोई भी अपील डिवीजन जो उनको चाहे कहीं भी किसी भी सक्षम न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। पर चूंकि जो आदेश हो चुका है अमीन महोदय का निरीक्षण का, अभी तो फिलहाल उसकी आगे की प्रक्रिया होनी है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत अमीन महोदय हमको दोनों पक्षों को सूचना देकर और मौके की आख्या लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष नए नक्शा प्रस्तुत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने को लेकर देहरादून में कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च गांधी पार्क से घंटाघर तक पहुंचा, जिसमें हरीश रावत के साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेसी भी मौजूद रहे। इस दौरान हरीश रावत ने मामले में शामिल वीआईपी लोगों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो वीआईपी हैं कौन, जिस पर सरकार मौन है, और इसके थीम पर हर महीने की 1 तारीख को कांग्रेस कैंडल मार्च निकालेगी, जिसमें अंकिता को न्याय दिलाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोग, खास तौर पर महिलाएं इसमें शामिल होंगी। हर महीने महिलाएं यहाँ जुटेंगी 1 तारीख को, और 1 तारीख को मोमबत्ती निकाल करके वो वीआईपी कौन, ये सरकार से मांग करेंगी। यदि सरकार नहीं लाएगी उस वीआईपी को सामने और उसको कानून के हवाले नहीं करेगी, तो उन्होंने कहा है कि हम 1 जनवरी 2024 को यहाँ महिला महाकुंभ करेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ महिलाएं सीधा आह्वान करेंगी, सीधी लड़ाई। आगे बढ़ते हैं इटावा से अगली खबर, जहां अखिलेश यादव ने भाजपा के साथ राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लगातार प्रयासरत है सपा। ये अखिलेश यादव ने कहा, एमपी में सीएम बनने के लिए कमलनाथ सपा के एमएलए ढूंढ रहे थे। एमपी में सपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनी थी। ओबीसी आरक्षण पर सरकार की नीयत साफ नहीं है। भाजपा सरकार ने
जानबूझकर निकाय चुनाव को उलझाया है। ये तमाम बड़ी बातें अखिलेश यादव ने कही है। आरक्षण पर आयोग के गठन से कुछ नहीं होने वाला। अखिलेश यादव ने नए साल पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लगातार काम कर रही है। नेताजी के समय पे कई प्रदेशों में विधायक रहे हैं और मुझे याद है मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनना था, सबसे पहले वो समाजवादी पार्टी के विधायक को ढूंढ रहे थे और मुझे याद है कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया था और उसी समर्थन की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में जब इस बात का चर्चा की सरकार किसकी बनेगी, हालांकि गिनती थी लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के विधायकों का सहयोग और समर्थन वो मांग रहे थे। और केवल एक बार नहीं, नेताजी ने कई बार लोकसभा की सीटों पर जो उत्तर प्रदेश में आती हैं वो राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशियों को हमेशा समर्थन देकर के उन्हें जिताया है। कि नियत कभी साफ नहीं रही है। सरकार की जानकारी में ये बात थी कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए या जजमेंट्स आए और पहले से ये व्यवस्था थी कि जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, आंकड़े नहीं होंगे, तब तक आरक्षण आप नहीं कर सकते। सरकार ने जानबूझ करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया और उसके बाद चुनाव को उलझा दिया, क्योंकि सरकार चुनाव को शेष नहीं करना चाहती है। चुनाव में वो जानती है कि जनता उनसे नाराज है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और इलाज के सवालों पर, इसलिए चुनाव से भागना चाहती है सरकार। और इसी बीच मेरठ से बड़ी खबर, जहां नए साल के जश्न के दौरान बड़ा हादसा, घर में अंगीठी जलाकर सोए पूरे परिवार की मौत हो गई है। ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत होने की आशंका जाहिर की जा रही है। पति पत्नी और मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया है। नेपाल का रहने वाला था ये पूरा परिवार, ये जानकारी मिल रही है थाना टीपी नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला। बड़ी खबर मेरठ से, जहां नए साल के जश्न के दौरान बड़ा हादसा हुआ। घर में अंगीठी जलाकर पूरा परिवार सोया था। ऑक्सीजन की कमी हुई और जिसकी वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। हमारे संवाददाता भी सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। सुधीर, क्या अभी तक पुख्ता कोई जानकारी लग पाई कि आखिर कैसे जान गई, कैसे मौत हुई और क्या आसपास किसी को पता नहीं चल पाया? देखिए, ये परिवार था जो अंदर अंगीठी जला करके सोया था और अंगीठी जलाने के बाद सर्दी थी, सर्दी से बचने के लिए उन्होंने कमरे में अंगीठी जलाई और उसके बाद परिवार जो है एक ही कमरे के अंदर सोया हुआ था। सुबह जब ये नहीं उठे तो दोपहर तक भी नहीं अंदर से कोई आवाज आई, तब दरवाजा जबरन खोला गया और खोलने के बाद ही तीनों के शव अंदर मिले हैं और अंदर अंगीठी थी जो कि बुझ चुकी थी। लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि अंगीठी के कारण जो अंदर गैस बनी, सफोकेशन हुआ और ऑक्सीजन की कमी हुई, इसके चलते ही शायद ये हादसा हुआ होगा। जी ठीक है, शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। तो मेरठ से नए साल के जश्न के दौरान ये बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां मुठभेड़ में मारा गया इनामी बदमाश कपिल। एसटीएफ और बिसरख पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। योगेश बड़ौदा गैंग का शार्प शूटर कपिल बसी मुठभेड़ में मारा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, एनकाउंटर के दौरान 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। 1 लाख का इनामी बदमाश था कपिल बसी, ये जानकारी मिल रही है। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल को भी बरामद किया है। दादा पोते की हत्या का आरोपी था कपिल बसी। कुख्यात कपिल लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस को तलाश थी। 1 फरवरी 2022 को बागपत में दोहरे हत्याकांड को भी इसने अंजाम दिया था। बदमाश पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। बिसरख थाना क्षेत्र का ये भी पूरा मामला बताया जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान इंस्पेक्टर बिसरख, अनिल राजपूत व एसटीएफ इंस्पेक्टर अजय त्यागी के बुलेट प्रूफ जैकेट में 2 गोली भी लगी है। 2 सिपाही भी इस पूरी घटना में घायल बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ में इनामी बदमाश कपिल बसी मारा गया। बड़ी जानकारी आपको दे दें, एसटीएफ और बिसरख पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बदमाश मारा गया है। दादा और पोते की हत्या के मामले में यह आरोपी था, पुलिस की इसको तलाश थी। इनामी बदमाश था, 1 लाख का इनाम इसके ऊपर घोषित था, जो कि मुठभेड़ में मारा गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर से खबर, जहां लोगों के पथराव करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। महिला समेत करीब आधा दर्जन लोग पथराव करते हुए इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। पथराव में करीब 3 लोगों के घायल होने की खबर है। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। प्लॉट की दीवार कराने के दौरान दूसरे पक्ष पर हमला करने का आरोप लग रहा है। बीते शनिवार का ये पूरा वीडियो है, जहां मामले में 4 नामजद सहित करीब 1 दर्जन अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है।
खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मुंडा खेड़ा मार्ग स्थित ये बताया जा रहा है मुरारी नगर इलाके का ये पूरा मामला है। देखिए वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। महिला समेत करीब आधा दर्जन लोग पथराव करते हुए इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आएंगे। 3 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और पुलिस इस वीडियो के आधार पर लोगों की तलाश करने में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई भी इसी के आधार पर की जाएगी। बुलंदशहर से तस्वीरें सामने आई है, किस तरीके से पथराव किया जा रहा है। महिला के साथ साथ 4 लोग हैं जो पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर अमेठी से, जहां ट्रैक्टर बेचने को लेकर 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। छोटे भाई ने लाइसेंसी पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से बड़ा भाई और उसके दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रॉमा सेंटर में तीनों को भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पिस्टल जब्त की है। जायज थाना क्षेत्र के बाराखां गांव का मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां अमेठी में ट्रैक्टर बेचने को लेकर 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ। छोटे भाई ने लाइसेंसी पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से बड़ा भाई और उसके दोनों बेटे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बहरहाल तीनों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया है और पुलिस ने आरोपी को भी हिरासत में लिया है और जो उसके पास पिस्टल थी उसे भी जब्त किया गया है। पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। जायज थाना क्षेत्र के बाराखां गांव का ये पूरा मामला। नए साल के पहले दिन अयोध्या में आस्था का सैलाब देखने को मिला। जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा के लिए पूरे दिन लोगों का जमावड़ा लगा रहा। वहीं लोगों की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन की ओर से श्रद्धालुओं के बेहतर इंतजाम श्रद्धालुओं के लिए किए गए। साधु संतों की माने तो हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा से नववर्ष शुरू होता है और पहले 1 जनवरी को लोग होटल और पब में पार्टी करते थे। अब मंदिरों की तरफ लोगों का रुख देखकर अच्छा लग रहा है। देखिए ये तस्वीरें अयोध्या से सामने आई हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचे हैं श्री राम के दर्शन करने के लिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हनुमानगढ़ी मार्ग है, जहां पर लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। नए साल के पहले दिन शाम ढलते ही नोएडा में भीषण जाम देखने को मिला। यहां सेक्टर 18 में पूरी की पूरी सड़क गाड़ियों से खचाखच भरी हुई नजर आई और सड़क ऐसी लग रही थी मानो गाड़ियां चल नहीं रही बल्कि रेंग रही हैं। भीषण जाम की वजह से काफी देर तक लोग ट्रैफिक में फंसे रहे। वहीं जाम की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टॉप एंगल से इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। हैरानी की बात तो ये है कि ये गाड़ियां एक ही जगह पर जमी हुई हैं, क्योंकि जाम के हालात बहुत ज्यादा नोएडा में देखने को मिले। और चलिए इसी के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।